नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में बेटा आपका स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 9th का चैप्टर संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। बेटा ये संख्या पद्धति एक आसान टॉपिक है, लेकिन यह बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेटा जैसे आपको छोटी क्लासेस में जोड़ बाकी सिखा दिए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर आपको 9th क्लास में सीखना है बेटा संख्या पद्धति, क्योंकि 9th क्लास के बाद आपको कोई भी संख्या पद्धति नहीं पढ़ाएगा। याद रखें, जैसे बड़ी क्लासेस में आपको जोड़ और बाकी करना आपको सिखाया नहीं जाता, इसी तरह जो बड़ी क्लासेस में आपको संख्या पद्धति में किस नंबर को किससे डिनोट करते हैं और किस कैटेगरी में उसको रखा जाता है वो आपको नहीं सिखाया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें और समझिए। अगर आपने इस वीडियो को बेटा पूरा देखा तो आपको संख्या पद्धति में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर संख्या पद्धति। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। 9th क्लास में अपन पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं बेटा, जो संख्या होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। लेकिन बेटा 9th क्लास में अपन सिर्फ पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या अब वास्तविक संख्या कितने भागों में विभाजित होती है बेटा? वास्तविक संख्या दो भागों में विभाजित होती है। याद रखें, वास्तविक संख्या दो भागों में विभाजित होती है। पहली होती है बेटा परिमेय संख्या, और दूसरी होती है बेटा हमारी अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या बेटा क्या होती है, इसकी एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूं, फिर आपको पूरी डेफिनेशन भी बताऊंगा। इसकी 5 डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा, परिभाषाएं। परिमेय संख्या बेटा वो होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सके तथा जहां Q बराबर 0 नहीं होता। इसी तरह अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां Q बराबर 0 नहीं होता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए, परिमेय संख्या बेटा और ज्यादा विभाजित हो जाती है दो भागों में। एक होता है भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। तो याद रखें, देखिए वास्तविक संख्या बेटा दो भागों में विभाजित हुई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद अपरिमेय संख्या और विभाजित नहीं होती, लेकिन परिमेय संख्या विभाजित हो जाती है। पहली बनती है भिन्न और दूसरा बनता है पूर्णांक। अब देखिए, जो हमारा भिन्न है वो और ज्यादा डिवाइड नहीं होता। डिवाइड क्या होगा बेटा? पूर्णांक डिवाइड होगा। और किस किस में होगा समझे आप? पूर्णांक विभाजित होता है ऋणात्मक पूर्णांक में। किसमें बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक में होता है। और ऋणात्मक पूर्णांक में होता है और किसमें होता है बेटा? पूर्ण संख्या में होता है, पूर्ण संख्या। इसके बाद देखिए, जो पूर्ण संख्या है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो होता है बेटा शून्य, क्या होता है? शून्य। और दूसरा होता है हमारा प्राकृत संख्या। तो देखिए, एक बार आप इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए, इसकी इमेज अपने माइंड में बेटा दिमाग में बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो आपको कभी भी किसी नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो समझिए कि वास्तविक संख्या दो भागों में विभाजित हुई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या और ज्यादा विभाजित नहीं होती। विभाजित कौन होता है बेटा? परिमेय संख्या भिन्न और पूर्णांक में। उसके बाद भिन्न जो है और विभाजित नहीं होती है, विभाजित होता है पूर्णांक विभाजित होता है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में। अब देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक और विभाजित नहीं हुआ, विभाजित हुआ पूर्ण संख्या, शून्य और प्राकृत संख्याओं में।
तो आपको देखिए बेटा यह जो फ्लो चार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए जो हमारी गणित है बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी गणित शून्य से स्टार्ट हुई थी। अगर शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो गणित भी नहीं बनती, आपको पता है। तो देखिए शून्य बेटा, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। याद रखें, कभी क्वेश्चन आ जाए आपके एनटीएससी एसटीएससी में कि क्या शून्य बेटा धनात्मक है या ऋणात्मक है, आपका उसका आंसर क्या देंगे, उसका जवाब देंगे ना तो जो हमारा शून्य है बेटा ना तो हमारा धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। शून्य एक उदासीन संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बेटा? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? जिसको किसी से मतलब नहीं है। तो बेटा याद रखिए शून्य एक उदासीन संख्या होती है। इसको रिप्रेजेंट तो आप जानते ही हैं, शून्य को क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि n आ रहा है, तो इसको बेटा रिप्रेजेंट जो करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे कैपिटल N से। तो प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिनको काउंटिंग गणित में या गिनती में यूज किया जाता है। गिनती स्टार्ट होती है 1 2 3, जैसे अपन घरों में गिनते हैं सदस्यों को 1 2 3, या खेलने जाते हैं तो रन गिनते हैं 1 2 3 ऐसे। तो प्राकृत संख्या बेटा जो गिनती में यूज होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए n 1 2 3 डॉट 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 स्मॉल n तक ये चलेंगी बेटा। तो आपको समझ में आ गया शून्य क्या होता है? शून्य तो बेटा उदासीन होता है। प्राकृत संख्या वो होती है जो गिनती में यूज किए जाते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैपिटल N से किया जाता है। 1 2 3 डॉट 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 स्मॉल n तक ये चलती है। अब देखिए इसके अंदर बेटा दो बात आती है प्राकृत संख्याओं में। देखिए अगर हम दो प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे तो बेटा हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगा। लेकिन अगर आप दो प्राकृत संख्याओं का अंतर या डिफरेंस निकालेंगे तो जरूरी नहीं है, वो प्राकृत संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा अगर मैं 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, उदाहरण में देखिए अगर मैं 2 में से बेटा 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, घटा देता हूं, तो आंसर आएगा 1। लेकिन जो चिन्ह है माइनस वो बड़े नंबर पर है तो यहां पर भी माइनस आएगा। तो देखिए माइनस एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम अंतर निकालते हैं, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर निकालते हैं तो बेटा वो प्राकृत संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद बात करते हैं बेटा पूर्ण संख्या की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्या की। तो देखिए जो पूर्ण संख्या है आपको पता है इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है बेटा कि जो पूर्ण संख्या है वो दो संख्याओं से मिलकर बन रही है, एक तो शून्य और दूसरी प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या दो संख्याओं का समूह होता है, शून्य तथा प्राकृत संख्याओं का। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल W से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल W से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए W बराबर तो देखिए स्टार्ट कहां से होगा? नंबर 0 पहले आया तो पहले 0 लिखा जाएगा, उसके बाद 1 2 3 ऐसे कहां तक चलेगा बेटा? स्मॉल n तक चलेगा। तो देखिए जो पूर्ण संख्या है कैपिटल W से रिप्रेजेंट की जाती है। आपको यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कई बार एनटीएससी में बेटा पूछा गया है, तो देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर दिखाई देता है? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में एक अंतर दिखाई देता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है जबकि
पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। यही एकमात्र अंतर होता है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में। इसके बाद बेटा बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जब प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुणा कर दिया जाता है और जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे बेटा? अगर मैं प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करता हूं तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा बन जाता है। याद रखें, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा बन जाता है और जो सबसे छोटा नंबर होता है ऋणात्मक का, अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा बन जाएगा। तो देखिए -2 -1। अब इसके बाद बेटा क्या आता है? देखिए हमने पढ़ लिया शून्य, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक की जब बात करते हैं तो बेटा याद रखें जो पूर्णांक होते हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बन रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। अब देखिए जो हमारा पूर्णांक है बेटा उसको 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ी क्लासेस में, लेकिन अपन 9th-10th में इसको एक अल्फाबेट Z से डिनोट करते हैं। या तो आप इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें, या कैपिटल I से रिप्रेजेंट करें। बड़ी क्लासेस में इसको कैपिटल I से दिखाया जाएगा और छोटी क्लासेस में 9th और 10th में बेटा इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए Z बराबर सबसे पहले बेटा क्या आता है? ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक लिख दिया -n ... माइनस का 2 माइनस का 1 और उसके बाद क्या लिख दिया? पूर्ण संख्या 0 1 2 ऐसे कहां तक बेटा? स्मॉल n तक हमने लिख दिया। अब उसके बाद बात आती है बेटा भिन्न संख्याओं की। भिन्न आपने पढ़ा होगा, भिन्न कभी भी अपने आप में एक पूर्ण भाग नहीं होता, ठीक है। तो भिन्न में बेटा याद रखिए सिर्फ आप इतना सा कि जैसे आपके पास एक कोई नंबर है बेटा 9/11 9/11, तो ऊपर वाले भाग को बोला जाता है बेटा अंश। क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाले भाग को बोला जाता है बेटा हर। तो आप याद रखें कि भिन्न कभी भी अपने आप में पूरा भाग नहीं होता। भिन्न हमेशा एक पूर्ण भाग का एक अल्पांश होता है, छोटा सा भाग होता है। तो देखिए ऊपर वाले भाग को बेटा भिन्न में अंश बोला जाता है तथा नीचे वाले भाग को हर बोला जाता है। तो आपको बेटा देखिए जो मेरा शून्य समझ में आ गया, प्राकृत संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक और पूर्णांक और भिन्न। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है परिमेय संख्या, उसकी बेटा 5 डेफिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आए कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्योंकि परिमेय संख्या का जो टॉपिक है बेटा कभी भी आप जैसे ही 12वीं पास कर लोगे उसके बाद एसएससी का एग्जाम होता है अगर 10th लेवल का, तो उसमें बेटा परिमेय संख्याओं के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना एसएससी का, क्यों उसमें एक क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन तो हमेशा परिमेय संख्याओं के ऊपर ही आते हैं। इसलिए मैं आपको इसको पूरे ढंग से पढ़ा रहा हूं, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और समझिए बेटा कि देखिए परिमेय संख्या की अपन बात कर रहे हैं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, इस फ्लो चार्ट को। इसको आप समझ गए होंगे फ्लो चार्ट को कि वास्तविक संख्या 2 भागों में टूटा बेटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये भिन्न में टूटा और पूर्णांक में, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या में टूट गया था और पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृत संख्याओं में टूट गया था। अब देखिए बेटा परिमेय संख्या सीखते हैं। तो देखिए बेटा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की पहली परिभाषा है बेटा एक ऐसी संख्या, पहली परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में, रूप में लिख सके जहां q not equal to 0
होता है परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए बेटा उदाहरण इसमें 3/5, तो ये बेटा P हो गया और ये Q हो गया। अगर आपसे कहे -7/9, तो यह भी क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P बराबर -7 हो गया और Q बराबर 9 हो गया। अब देखिए इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, परिभाषा है बेटा, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल रखती हैं, क्या कहलाती है बेटा, परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए उदाहरण से समझिए बेटा, अगर आपसे कोई कहे आपके पास एक नंबर है √ इसको बोला जाता है बेटा √ और इसके अंदर है 9। अब देखिए 9 के अगर हम टुकड़े करते हैं, 9 के टुकड़े क्या होंगे बेटा, 3 × 3, आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे ये, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब हमारा बेटा जोड़ा बन जाता है तो वो नंबर कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो देखिए 3 बाहर आ गया, तो बेटा ये कैसा नंबर बन गया, परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1, तो P/Q फॉर्म बन चुकी है। इसके बाद बेटा तीसरी डेफिनेशन बनती है, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद निश्चित अंक रखें। तो देखिए बेटा उदाहरण से समझिए, आपके पास एक नंबर है, संख्या है 7.25। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं बेटा, यहाँ पर 2, यानी कि वो हमारा जो भाग है बेटा वो समाप्त हो चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। तो दशमलव के बाद निश्चित अंक हैं, तो यह कैसा नंबर होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद निश्चित अंक होते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखिए इसकी जो 4th डेफिनेशन है, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद अनिश्चित अंक रखें, परंतु इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति को बोलते हैं बेटा रिपीट, कि अंक कैसे हों, रिपीट हों, क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। देखिए इसको उदाहरण को, जैसे आपके पास एक अंक है बेटा, नंबर है 2.666 और ये चलता जा रहा है आपका, कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अंक रिपीट हो रहा है बेटा, पुनरावृत्ति किसकी होती है, 6 की। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है बेटा, 2 पॉइंट, जो अंक आपका रिपीट होता है उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। देखिए और दूसरा एग्जाम्पल 1.434343 रिपीट हो रहा है बेटा अनंत टाइम। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, 1.43 लिख दिया, अब रिपीट यही हो रहा है तो इन दोनों के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो याद रखें वे संख्याएं जो दशमलव के बाद अनिश्चित अंक आए, जिसमें दशमलव के बाद, वे संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अनिश्चित अंक आए परंतु इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, क्या कहलाएगी बेटा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए इसकी जो 5th डेफिनेशन है, याद रखें इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय या प्राकृत संख्या है। तो याद रखें 0 बेटा, 0, 1,
परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जो परिमेय संख्या होता है बेटा उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? कैपिटल Q से। अब पढ़ लिया है परिमेय संख्या, अब आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी? देखिए पहली परिभाषा परिमेय संख्या की क्या थी? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सके, तथा वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके। तो देखिए अपरिमेय संख्या बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए इसको। देखिए बड़े आराम से आपको समझ में आएगा बेटा अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या अपन पढ़ रहे हैं, तो पहली परिभाषा क्या हो गई? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, वे रूप में नहीं लिख सके। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए बेटा पहली परिभाषा क्या हो गई? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई है। परिमेय संख्या में वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल निकलता है क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या कहलाता है? नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल समझिए। √23 उदाहरण से समझिए। √23 इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। आप कह सकते हैं √2, √3 ये कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्याएं हैं। याद रखें जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए इसकी जो तीसरी परिभाषा है वो क्या होगी बेटा? समझिए। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अनंत तक जाए। देखिए तीसरी परिभाषा, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक जाए, अनंत तक हो। दशमलव प्रसार यानी कि अशांत हो। अशांत को बोलते हैं बेटा अनंत तक जाए, कभी रुके नहीं, अनंत तक अनंत हो, तथा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तथा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं बेटा? रिपीटेशन ना हो। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका कभी भी
डिवाइड जो होता है, जो भाग देते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होता तो क्या कहलाती है? अशांत कहलाती हैं। और उनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए बेटा उदाहरण, यहां पर आपके पास उदाहरण है 3.46421564 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा कि कोई अंकों का पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये कैसा अंक हो गया, कैसा नंबर हो गया बेटा? ये अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 1.01, फिर 2 जीरो आ गई, फिर 1 आ गया, फिर 3 जीरो आ गई। तो यहां पर भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि देखो पहले बार 1 जीरो आई, फिर 2 जीरो आई, लेकिन यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही कि 0 1 ही रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे अंक जहाँ रिपीट ना हो और हमारा जो भाग है बेटा अनंत तक जाए, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए 4th पॉइंट, याद रखें कई बार आपसे ये वाला जो 4th पॉइंट है, कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एनटीएससी हो चाहे सीबीएसई, वहां पूछा जाता है। याद रखें जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और याद रखें 22/7, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। याद रखें बेटा, मैंने वहां पर नहीं लिखवाया है, आपको यहां पर ही लिखवाया है इसमें। क्यों? जिससे आपको याद रहे। अगर क्वेश्चन आता है पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय, जबकि 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना है आपको। देखिए अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानिए। क्वेश्चन है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3.425, दूसरा है 7/9, 3 पाई, √5। पांचवा क्वेश्चन है 1.2323 और छठा क्वेश्चन है 2.4321। अब देखिए बेटा, अब कैसे समझेंगे? देखिए आपको डेफिनेशन आपको नोट करनी है नोटबुक में और उनको लिखना है, और फिर आप क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपने तीसरी डेफिनेशन पढ़ी है परिमेय संख्या की, कि अगर दशमलव के बाद निश्चित अंक आए, अगर दशमलव के बाद निश्चित अंक आए, तो देखिए कितने अंक आ रहे हैं बेटा? 3 अंक आ रहे हैं। तो ये ऐसा डिवाइड है, कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद निश्चित अंक आए और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल आप आराम से बता देंगे कि ये कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। और देखिए बेटा, अब यहां पर जो तीसरा उदाहरण है 3 पाई, तो आपने अभी अभी पढ़ा है पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के साथ गुणा होती है तो एक अपरिमेय संख्या ही बनाती है। याद रखें ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। और देखें उदाहरण 4 में √5, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई।
कैसी हो गई, अपरिमेय। तो देखिए बेटा, अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर 1.232323 रिपीट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाया है परिमेय संख्या की फोर्थ डेफिनेशन में, अगर कोई संख्या अनंत तक जाती है, दशमलव के बाद अनंत तक उसका प्रसार होता है और अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वो नंबर, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 क्या हो रहे हैं बेटा, पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। और यहां पर देखिए, यहां पर ये वाला जो संख्या है बेटा अनंत तक जा रही है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखिए बेटा, इस वाले वीडियो में आपने पढ़ लिया है कि कैसे नंबर यानी संख्या पद्धति को पढ़ लिया है, उसका परिचय आपने पढ़ लिया है, कैसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे। तो आपके जो नोटबुक, जो आपकी बुक है, उसके अंदर जो एक्सरसाइज है कि आइडेंटिफाई द परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानिए, तो वो वाले क्वेश्चन आप करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में उसके बारे में बताएं, जिससे हम उनको सॉल्व कर सकें। अगर यह वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।